चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम समझेंगे डेरिवेटिव मार्केट को। डेरिवेटिव क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट होता है जिसकी वैल्यू ड्राइव करते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, आसान शब्दों में बताता हूं। आप लोग देखेंगे बाहर और बाहर का वेदर देखेंगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या थोड़ी देर में या कुछ समय बाद बारिश आ सकती है? तो आप बाहर के मौसम को देखकर बोलेंगे बारिश आ सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल बारिश का सीजन है। तो सबसे पहली चीज़, बारिश का सीज़न है इसलिए बारिश आ सकती है, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है बारिश के होने का। अब ये कैसे हमें पता चला कि बारिश आ जाएगी? तो हमने अभी बोला कि बारिश का सीज़न है, तो जो सीज़न है वो क्या है? फैक्टर, यानी अंडरलाइंग एसेट्स। अब अगर सीज़न चेंज हो जाए और समर सीज़न की जगह विंटर हो जाए तो विंटर में बारिश वैसे तो होने के लिए हो जाती है, पर नॉर्मली हम मानते हैं विंटर में बारिश नहीं होती। तो अगर विंटर का सीज़न होता और तब मैं सेम सवाल आपसे पूछता तो आपका जवाब क्या होता? आपका जवाब होता बारिश नहीं आएगी, क्योंकि वो फैक्टर जिससे बारिश आती वो उस वक्त काम नहीं कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डेरिवेटिव है ना, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड है? अंडरलाइंग एसेट पर। अंडरलाइंग एसेट्स को आप फैक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक एग्जांपल देकर बताऊं, चलो मैं इसी को बताता हूं। रेन, ये है डेरिवेटिव प्रोडक्ट एग्जांपल के तौर पर। क्लाउड्स अगर होंगे तो आप बोल सकते हो बारिश होगी। विंड अगर होगी तो आप बोलोगे बारिश होगी। और टॉप ऑफ ऑल सीजन अगर होगा तो आप बोलोगे बारिश होगी। यानी कि बारिश किन चीज़ों पे निर्भर करती है? इन तीन फैक्टर्स पे, और इन तीन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? अंडरलाइंग एसेट। ये एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं मैं आपको, अभी और अच्छे से समझाऊंगा। तो आप ये बोलेंगे बारिश होगी या नहीं होगी, किस पे रिलाई करता है? अंडरलाइंग एसेट्स पर। आ रहा है समझ में? और इसको आप यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, यानी फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? क्या बारिश होगी? होगी, यानी फ्यूचर में पूछा ना, तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए आप डेरिवेटिव का यूज करते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसे और अच्छे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो यहां पर ना, जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैं, तो कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। उनमें सबसे पहला है स्वैप्स, दूसरा है वारंट, तीसरा है फॉरवर्ड, चौथा है फ्यूचर्स, पांचवा है ऑप्शंस। और जो अंडरलाइंग एसेट्स होती हैं वो होती हैं यहाँ पर शेयर, कमोडिटी, बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर आसानी से समझिए, ये प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं और ये वो रीजंस हैं जो डिपेंड करते हैं इनकी वैल्यू क्या होगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल लें, मैं आईटीसी के फ्यूचर को ले लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर। तो आईटीसी का एक फ्यूचर है जो मार्केट में ट्रेड होता है, और यहाँ पे आईटीसी का शेयर है, ट्रेड होता है। तो आईटीसी का शेयर कहाँ है? अंडरलाइंग एसेट्स में। अब यहाँ पर आईटीसी के शेयर की वैल्यू मान लेते हैं अभी है 430, ठीक है। तो अब आईटीसी का शेयर बढ़कर हो गया 450, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का जो चेंज आया, उस चेंज की वजह से इस फ्यूचर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अभी इसकी फ्यूचर की वैल्यू मान लेते हैं 430 है, पर जब अंडरलाइंग एसेट्स में चेंज आएगा तो उस चेंज की वजह से फ्यूचर का प्राइस भी तो चेंज हो जाएगा, ये भी 450 हो जाएगा। तो अंडरलाइंग एसेट्स में होने वाला चेंज डेरिवेटिव प्रोडक्ट की वैल्यू को चेंज कर देता है। यही तो हमने अभी समझा, और हम इसका यूज फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब बताइए डेरिवेटिव क्या होता है और डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सबको समझ में आया? सर वो लाइव मार्केट में चेंज होते हैं, लाइव मार्केट जब ट्रेड हो रहा होगा, क्योंकि देखो जब चेंज ये होगा तब इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो इसकी वैल्यू तो चेंज लाइव मार्केट में ही होगी, है ना? आ रहा है समझ में? जी थोड़ा पीछे जाने का। सर अगर प्रोडक्ट चेंज होते हैं तो अंडरलाइंग एसेट्स पे इफेक्ट पड़ता है? अंडरलाइंग एसेट्स की वजह से प्रोडक्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, पर ऑपोजिट नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये सारे के सारे तो डिपेंडेंट है ना। और क्या जी, आप बताइए। दो चीजें। फर्स्ट व्हेन वी डिस्कस फ्यूचर और ऑप्शंस, हाँ। कंसीडर देम एज वन यूनिट।
बट फ्यूचर ऑप्शंस यहाँ अलग अलग है, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? अलग है ना, देखो ये डिपेंडेंट है, ये फ्री है, तो ये बेसिकली क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपस में क्या डिफरेंस है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट ही अलग है, अलग कॉन्ट्रैक्ट है, आगे समझ में आएगा। और दूसरा, द डिग्री ऑफ चेंज इन अंडरलाइंग एसेट्स इज द सेम एज द डिग्री ऑफ चेंज इन द प्रोडक्ट प्राइस। Yes. और वो भी अलग अलग रहता है, मतलब बाय एंड लार्ज सेम ही होता है, राइट, बट उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है, डिपेंडिंग मैनी फैक्टर्स, ठीक है? यस यस थोड़ा यस, सा पीछे जाता हूँ। जी 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 बोलिए। गिफ्ट निफ्टी को देख रहे होते हैं, गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी बेसिकली ना सर निफ्टी का फ्यूचर है। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी। हाँ, जो ट्रेड हो रहा है ये बताने के लिए कि फ्यूचर में निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है। हमारा मार्केट अभी बंद है मान लेते हैं, पर मान लेते हैं आज मंडे का दिन है और मंडे को इस टाइम तक मार्केट बंद हो जाती है, ठीक है। तो आज देखना है आपको कि अगर मार्केट खुल रही होती तो हमारा निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा होता, अच्छा, वो इंडिकेट करता है। वो इंडिकेट करता है, इसलिए उसे कहते हैं कि बाय परचेजिंग कर सकते हैं, हाँ, उसको देखकर ट्रेंड का पता चलता है। ट्रेंड होता है। जी हाँ जी, आ रहा है समझ में? कोई और डाउट है पूछो, बोलो बोलो, सबको समझ में आ गया? एक और एग्जांपल दूं, कमोडिटी में देता हूं, मान लेते हैं गोल्ड। गोल्ड फिजिकली अगर आप खरीदते हो और ज्वेलर के पास जाते हो और 1 kg गोल्ड खरीदते हो, बोलता है 75 लाख, तो गोल्ड का जो फ्यूचर है यहाँ 75 लाख का ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर कितना ट्रेड हो रहा होगा? 75 लाख। ऑफ कोर्स 75 का, अब बढ़कर 80 लाख का हो गया गोल्ड, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? 80 लाख की। आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ पर होने वाला चेंज इसको चेंज कर रहा है, इसकी वैल्यू को डिसाइड कर रहा है, ठीक है? आपने बीच में बोला था कि इसको देख के हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको देखकर नहीं, इसको देखकर। ओके, बट वो तो सेम ही रहेगा ना टेक्निकली, कि अगर उधर भी चेंज हो रहा है तो उतना तो उधर भी होएगा ही। मैंने कहा डिपेंड करता है, पूरा कंप्लीटली उतना नहीं होगा। अगर यहाँ पर 5 लाख का चेंज आया तो हो सकता है यहाँ पे 4,90,000 का चेंज आए, या हो सकता है 6 लाख का भी आ जाए, पर चेंज होगा उसी डायरेक्शन में, ये तय है। डायरेक्शन समझ रहे हो ना? कितना दूर का सर फ्यूचर हम उसमें वो कर सकते 3 मंथ्स का कर सकते हैं आप। हाँ जी, सर कुछ जैसा लाइव मार्केट में ही होता है, लाइव मार्केट मतलब जब मार्केट चल रही हो, जब तक मैं देख रहा हूँ एक्सचेंज अंडरलाइंग एसेट में चेंज आ गया, हाँ, तो उतनी ही देर में जब तक मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, सेम टाइम एट द सेम टाइम बोथ चेंज विल टेक प्लेस। तो यू हैव टू बी क्विकर देन यस यस, हाँ जी, सर कुछ में जैसे शेयर में प्राइस कम होता है, इधर ज्यादा होता है हाँ, फ्यूचर में, और फिर कुछ में फ्यूचर में प्राइस कम होता है, शेयर में ज्यादा होता है, उसे कहते हैं डिस्काउंट और प्रीमियम। वो किस वजह से आता है वो समझाऊंगा, तब समझाऊंगा जब इसे बताऊंगा, ठीक है? अभी बताइए, मैंने आपको समझाया डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अभी बताया मैंने डेरिवेटिव क्या होता है, और ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं 5 जो हमारे मार्केट में ट्रेड होते हैं, और ये अंडरलाइंग एसेट्स हैं जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आ रहा है सबको समझ में? अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डेरिवेटिव मार्केट का यूज क्या है, ठीक है? डेरिवेटिव मार्केट का यूज क्या है? तो सबसे पहले ना डेरिवेटिव मार्केट का यूज है प्राइस डिस्कवरी के लिए। अब एक एक करके समझाऊंगा इसको। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तीसरा है हेजिंग के लिए, और चौथा है स्पेकुलेशन के लिए। आप डेरिवेटिव का यूज क्यों कर रहे हो ये समझते हैं। प्राइस डिस्कवरी, मान लेते हैं मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, और आप देख रहे हो ना कितनी आजकल बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो मेरी फसल खराब हो जाती है। अब मेरी फसल अगर ख़राब हो जाती है तो जो फसल मैंने अपने ज़मीन पर लगाई थी, ख़राब होने की वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होगी, और कम प्रोडक्शन की वजह से प्राइस जाएंगे ऊपर। अब ये जो ऊपर प्राइस जाएंगे, ये मेरे लिए प्रेडिक्ट करना आसान है ना, क्योंकि मैं फार्मर हूँ। अब ये जो मेरा नुकसान हुआ है ना, जो मेरी फसल ख़राब होने से मेरा नुकसान हुआ है, उसको मैं करना चाहता हूँ कंपनसेट। तो मैं क्या करूँगा? देखो मेरे पास लिमिटेड जगह है, मैं घर में उतना सामान नहीं रख सकता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने नुकसान की भरपाई करूँ। करेक्ट है? और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो सिर्फ मेरे पास पैसे का होना ज़रूरी है, जगह का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो आप कितनी भी बड़ी क्वांटिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होल्ड कर सकते हो, कोल्ड स्टोरेज। राइट? बिल्कुल नहीं, वो नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो यहाँ पर होता है। अच्छा, ओके जी, वो उसमें कोल्ड स्टोरेज में तो फिजिकली आप सामान रखते हैं, ठीक है? तो अब ये जो प्राइस फ्यूचर में कम होगा या ज़्यादा होगा, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी, जो मेरी फसल खराब होने के बाद मैंने डिस्कवर कर लिया, ठीक है? जब मैंने डिस्कवर किया तो मुझे समझ में आया कि भाई अगर मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए ना मुझे हेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी।
रिस्क मैनेजमेंट तो तब हो पाएगा, और हैजिंग करने के बाद रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। अब ये हैजिंग मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, पर एक थोड़ा सा आपको वो दे देता हूँ, एक टच दे देता हूँ। मान लेते हैं मैं फार्मर हूँ और मैंने मेरी फील्ड में राइस को कल्टीवेट किया था एंड हार्वेस्टिंग से पहले ख़राब हो गया, और अब यहाँ पर मुझे यहाँ पे राइस में ना मतलब फिजिकली मैं मान लूँ 10 लाख का नुकसान हो रहा है, ऐसे मान लूँ 10 लाख का लॉस हो रहा है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब पर मुझे पता है कि भाई मेरी फसल ख़राब हुई है तो मेरे और साथियों की भी फसल ख़राब हुई होगी, तो अब मैंने ये अज्यूम कर लिया कि आने वाले 3 महीने 6 महीने में राइस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो जब ये बढ़ गए तो मुझे फ्यूचर के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी ना, और फ्यूचर प्लेटफॉर्म तो डेरिवेटिव में ट्रेड होता है, ये अभी आपने देखा था। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ना फ्यूचर्स को बाय कर लूँगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर राइस की कीमत थी 100 रुपये, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आने वाले 6 महीने में राइस की बढ़कर कीमत हो जाएगी मान लेते हैं 120 रुपया, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब मैं यहाँ पर आज बाय करूँगा, तो आज कीमत तो 100 रुपये है ना, तो मुझे आज तो 100 रुपये पे ही मिलेगा ना ये राइस, और 3 महीने बाद जब कीमत बढ़ेगी तो ये 3 महीने बाद 120 पे ट्रेड कर रहा होगा। तो मैंने 100 रुपये पे खरीदा और सेल कर दिया 120 रुपये पे 3 महीने बाद, तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ यहाँ पे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। अब सेम चीज़ मान लेते हैं, ये 20 रुपये का प्रॉफिट इतनी क्वांटिटी से मैंने किया कि टोटल मुझे 10 लाख का फ़ायदा हो गया। तो 10 लाख का जब मेरा फ़ायदा हुआ तो मैंने कंपनसेट अपने लॉस को कहाँ से किया, तो फ्यूचर किसका पार्ट है, डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव क्यों यूज़ होता है, हेजिंग करने के लिए, जिससे आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो ये क्यों यूज़ होता है, प्राइस डिस्कवरी के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, हेजिंग के लिए। पर यहाँ पर स्पेकुलेशन का पार्ट भी समझना ज़रूरी है। आप फार्मर नहीं है पर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा राइस का, तो आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय कर लेते हो। तो जब बाय करोगे तो आपको पैसा डबल करना है अपना जल्दी से, तो उस डबल करने के लिए जो पोजीशन आपने बनाई है उसी को कहेंगे स्पेक्यूलेटिव पोजीशन, जिसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावना होगी और रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो स्पेक्यूलेशन करने के लिए भी यही माध्यम है जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। आ रहा है समझ में। तो अब यहाँ पर कोई सवाल है, पूछो। हम इसको सपोज विप्रो का स्टॉक हाँ। लेते हैं, ये हम फ्यूचर में भी विप्रो ले सकते हैं और नॉर्मल विप्रो ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे को लगता है कि फ्यूचर में लेने का ये है कि इट इज मोर लाइक रिस्की, क्वांटिटी ज़्यादा है, हम उतनी स्टॉक जैसे सपोज में 1000 अगर शेयर्स आते हैं एक फ्यूचर के अंदर, उतने में 1000 कैश पे ले सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड टेक इन कैश रादर देन गोइंग इनटू फ्यूचर मार्केट, व्हाई शुड वी टच दैट फ्यूचर मैं बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर ने, देखो ध्यान से समझना। सर ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई अगर हम स्टॉक को कैश में ले सकते हैं तो फ्यूचर में क्यों ले रहे हैं। अब फिर से मैं यहाँ पर ना अपने यंग भाइयों को थोड़ा एड्रेस करूँगा, ठीक है। जिसके अकाउंट में, अफनान भाई तेरे अकाउंट में कितना पैसा है अभी, तेरे पिताजी के नहीं, तेरे 20-25 हज़ार। अब सर अफनान को अगर मैं बोलूँ, अफनान तुझे TCS का शेयर अगर तुझे लेना हो तो कितने के TCS के शेयर लेगा, तो अफनान बोलेगा सर जितने 25,000 में आ जाएं, राइट। तो जिनके पास कम पैसा होता है ना सर और ज़्यादा खरीदना चाहते हैं वो, अच्छा, तो उसके लिए फ्यूचर और ऑप्शंस होता है। अब सेम चीज़ मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, आपको इन्फोसिस के शेयर लेने हैं, मान लेते हैं 1000, तो आपको 17 लाख रुपए की ज़रूरत है। 17 मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 1700 का प्राइस है, 1000 शेयर्स आपने लिए, 17 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। पर सेम चीज़ अगर मान लेते हैं फ्यूचर्स में आपको करनी है तो 17 लाख नहीं देंगे, आप सेम काम 1000 शेयर को खरीद पाएंगे मान लेते हैं 3 लाख रुपए में। तो जहाँ पे 17 लाख पे करने थे वहाँ 3 लाख ही करने हैं, तो काम कितने कम में हो गया सर। इसी टेम्पटेशन की वजह से जो यंगस्टर हैं जिनके पास लिमिटेड पैसा है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आते हैं। मेरा नाम है अतुल, मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स,
एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।